बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3-4 मंथ से जो एक डिज़ास्टर डिबैकल कहना चाहिए वो कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है। एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें और या अभी दौरा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो विक्ट्रीज़ पाकिस्तानी क्रिकेट से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। और इसकी जो मिस्टेक हैं, जो लूप होल हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो आज गेस्ट अवेलेबल है बहुत ही स्पेशल हैं, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर और उसके अलावा अगर बात करें तो चीफ सेलेक्टर भी रहे, ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट भी हैं, कमेंटेटर भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अज़हर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपके टाइम का। आपने इनवाइट किया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम को। और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे अबू बकर बिलाग ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर। वालेकुम अस्सलाम इरफान, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अदर भाई, अगर हम बात करें तो ओबियसली एक जो पाकिस्तानी क्रिकेट का डिबैकल हम देख रहे हैं, ये उसी डगर पे चल रहा है सम हाउ जिस पे हॉकी गई, हमारी स्क्वॉश गई, काफ़ी माहिरीन का ये कहना है। अगर लूप होल की बात की जाए तो हमें 3-4 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। नंबर 1, टीम सिलेक्शन के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि शायद एक स्पिनर ऐड होना चाहिए था। मेरा अपना मानना ये था कि आपको एक एक्स फैक्टर ऐड करना चाहिए था, एक ऐसा बच्चा साइम अयूब की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको ऐसा इंटेंट के साथ आता है, एग्रेशन लेके आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ आप कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के नहीं जीत सकते। फिर अगर हम इस मैच की बात करें तो टॉस जीत के हम सबको मालूम है, आप बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं कि पिच के क्रैक्स खुलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। 4th इनिंग्स में 200-250 करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो डिसीजन की बात करें तो आप, या फिर कैचेस की बात करें, वो तो बहुत बड़ी रीज़न नज़र आई। अब्दुल्ला शफीक ने 3 कैचेस को ड्रॉप किया, 2 तो बहुत आसान थे। क्या आपकी नज़र में ये इन सारी मिस्टेक में से सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं आप? इरफान, देखें, सबसे बड़ी जो चीज़ क्रिकेट में नज़र आती है ना, वो आपको आता अपना कॉन्फिडेंस। आपकी टीम में कितना कॉन्फिडेंस है कि वो सिचुएशन को रीड करते हैं और अकॉर्डिंगली उस पर एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं और बेहतर तरीके से ना आप अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जी। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि टॉस जीतकर क्या पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग जब दी तो 318 रन्स, आपके 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं जी। तो जो कंडीशंस थी, ओवरकास्ट कंडीशंस, पूरा दिन बारिश होती रही है, मैच के दौरान भी बारिश हुई, स्वेटिंग हुई है, मॉइस्चर है पिच में, ग्रीन ग्रास आपको नज़र आ रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान टीम के बॉलर्स को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो ऑस्ट्रेलिया को इतने रन्स ना करने देते। देखिए, प्रॉब्लम ये आ गया कि जब आपने अभी बात की कि चौथी इनिंग जो होती है ना, ऑस्ट्रेलिया में जब भी आप खेलते हैं ना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इन अ सेंस कि आपको जो रन्स है ना वो चेस करने पड़ते हैं। और रन चेस करते वक्त क्या होता है कि जो पिच की जो सिचुएशन है ना, वो उसमें डिटोरिएशन होती है जी। कहीं पर जो गैप है वो वाइड हो जाते हैं, क्रैक्स और ये ड्रॉप इन पिचेस में ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो बाहर से बेक कर आकर वो उसको इंस्टॉल करते हैं जी। अब आपने एक और बात बड़ी अच्छी की है कि पाकिस्तान की टीम, सपोज चले, अब इतनी हिम्मत थी कि आप टॉस जीतकर खुद बैटिंग करते? नहीं थी। कंडीशंस, पिच की सिचुएशन और जिस तरह का मौसम बना हुआ था, कोई भी, इवन कि अगर ऑस्ट्रेलिया भी अगर टॉस जीता ना तो कुड हैव दे पुट पाकिस्तान इन। तो आई थिंक कि ये एक ऑस्ट्रेलियन साइकी जो है ना वो डिफरेंट है जी। वो पता क्या करते हैं, अगर उनको पता है ना कि 40% भी ऐसा चांस है कि हम टॉस जीतकर बैटिंग करें तो दे वोंट गो फॉर 60%, वो 40% में डिसीजन लेंगे और कर जाते हैं और बैटिंग करेंगे। उसमें उनको फिर वो जो मार्जिन होता है ना एक 3rd इनिंग का, उसमें पिच बड़ी अच्छी कंडीशन में उनको मिल जाती है, और अगर उन्होंने लंबे रन्स कर दिए अपना पहली इनिंग में तो वो फिर उनके लिए अच्छा। एक चीज़ दोनों का अगर हम बात करें, ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं स्किल लेवल की कि उनका स्किल लेवल बहुत अच्छा है, गेम अवेयरनेस उनकी बहुत अच्छी है, और ऑब्वियसली इसी वजह से वो हमसे थोड़ा आगे भी हैं और बल्कि दुनिया से आगे हैं वो। लेकिन एक चीज़, आप अगर लास्ट 3 डेकेड से देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो उनका जो माइंड सेट है, जो एग्रेशन है, उसको हराने का एक ही तरीका है कि आप उनके पास काउंटर अटैक करें और एग्रेसिव आएँ। और आप देखेंगे कि जो 2-3 पार्टनरशिप हमारी लगी उसमें वो पैनिक भी थे, उनके बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज बड़ी आपको विवर्ड और वेयर्ड नज़र आई। ये जो माइंडसेट जो होता है, ये एग्रेशन किस तरह आ सकता है? और अगर इसी के साथ कॉन्टेक्स्ट में मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूँ कि जो हमारे बैटर्स हैं
वो किसी शेल में चले जाते हैं। जैसे इमामुल हक की बात करें, 50 बॉलों के करीब 45 खेल के 10 करना। अगर आप मिचेल मार्श की इनिंग्स को देखें तो आल दो के उनको चांसेस मिले, आप वार्नर की इनिंग्स देख लें, लबुशेन की देख लें, स्टीव स्मिथ की देख लें, तो ये अपनी शॉट्स को नहीं रोकते। इनको पता है कि ऐसी ट्रिकी पिच पे किसी भी टाइम हम आउट हो सकते हैं। दे ऑलवेज प्ले देयर शॉट। तो हमारे प्लेयर्स का अपनी शॉट्स ना खेलना और फिर वो ट्रैप में फंस जाना, इस वाले से क्या कहेंगे? नहीं देखिए, यहाँ पर ना अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट सेटअप है ना, इरफान आप बहुत क्लोजली क्रिकेट को फॉलो करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आप कहाँ पर अपने आप को नर्चर करते हैं, कहाँ पर आप अपने आप को ग्रूम करते हैं? मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान की इस वक्त सारी क्रिकेट जो है ना वो साउथ में हो रही है जी, और साउथ में कराची इज़ दी सेंट्रलाइज्ड प्लेस जहाँ पर आपके, या मुल्तान कह सकते हैं somehow। ना मतलब है कि इन दिनों में इवन के मुल्तान में भी नहीं हो रही है सही। और आप मुझे बताएं कि वहाँ पर अगर स्टेडियम की पिच है, उसके बाद नेशनल बैंक की अपनी पिच है, फिर यूबीएल की है, एक और पिच है। आप मुझे बताएं कराची के वेदर को मद्देनजर रखते हुए और द अमाउंट ऑफ क्रिकेट बीइंग प्लेड ओवर देयर जी, डू यू थिंक सो कि वहाँ पर बॉल जो है वो उसी तरह वो सीम करेगा या वो उसमें पेस होगी या उसमें इतना जंप होगा? आप मुझे बताएं कि क्या डू यू एक्सपेक्ट के जो मैचेस और जितनी भी क्रिकेट उस एरिया में हुई है, उस सिटी में हुई है, वो तो उसने तो पिच का बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया। इतनी स्लगिश हो गई, इतनी स्लो हो गई, हमें आदत पड़ गई है फ्रंट फुट पर आने की। बिल्कुल ऐसे ही, और सारे हमारे बैटर उसी में फंस रहे हैं। अब आप देखें कि जब आप जाकर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बैटिंग करते हैं, जैसा कि कल के मैच में आपको बिल्कुल जाहिर हो गया कि पाकिस्तान शॉर्ट पिच बॉलिंग पर बिल्कुल एक्सपोज हो गया। इस वजह से मैं डिटेल में आपसे पूछता हूँ, ये बैटर के जो मसाइल है वो बकर से भी ज़रा पूछ लेते हैं पिच के बारे में। वो बकर, आपने दोनों मैचेस को कवर किया, अभी भी आप ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मौजूद हैं। एक चीज़ तो नज़र आई कि इस मैच में चले एटलीस्ट फाइट नज़र आई, हमारे चांसेस बड़े ज़्यादा थे। कई पोजीशन पे तो हम ऐसे आए कि हम ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आए। 60% भी कह सकते हैं कि हमारी पोजीशन इस्तेहकम हुई। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम किन फैक्टर्स की वजह से, जैसे 4-5 तो हमने बता दिए, ये टॉस का डिसीजन आपको लगता है या टीम मैनेजमेंट उस पर अब क्या बात कर रही है? कल जैसे हमने जो टीम डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज़, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने तो सारा मलबा जो मैच रेफरी था या थर्ड अंपायर था उस पर डाला। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये कंडीशन की जहाँ तक बात है, पर्थ से मेलबर्न की कंडीशन तो बहुत डिफरेंट थी। पर्थ के अंदर जो बाउंस था वो बाउंस हमें इधर मेलबर्न के अंदर नजर नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तानी बैटर्स ने अपने जो मौके थे वो अवेल सही तरह नहीं किए। खासकर अगर हम देखेंगे, हम 73 रन से पाकिस्तान टीम को इस मैच के अंदर शिकस्त हुई। अगर वही पहली इनिंग और दूसरी इनिंग के अंदर अगर हम देखें इमाम की बैटिंग, अगर वो कुछ रन टोटल ऐड करते उसके अंदर, या सऊद शकील को जो मौका मिला था जो दूसरी इनिंग के अंदर भी सिर्फ 24 रन बना के वापस लौट गए, अगर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर लेते, कुछ पार्टनरशिप्स हमारी लंबी लग जाती, तो शायद हम ये मैच जीत सकते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 टेस्ट सीरीज यहाँ पर हारा हुआ है और लगातार हम यहाँ पर, हमारी अभी तक कोई भी जीत नहीं हो सकी। लेकिन ये एक ऐसा मौका था मेलबर्न के अंदर जहाँ पर विकेट कोई बहुत ज्यादा जिसके अंदर बाउंस नहीं था, टिपिकल ऑस्ट्रेलियन विकेट इसको वो नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा लो बाउंस आना शुरू हो गया था। लेकिन जो ट्रैप किया खासकर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने, वो उनको दाद देनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खासकर बैटर्स के खिलाफ जो वर्कआउट किया था, जो प्लान्स किए थे, वो उसमें कामयाब हुए हैं। कोई भी टीम होती है जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है तो उनको टारगेट जो नजर आता है वो बाबर आजम नजर आते हैं कि अगर हम इस बैटर को जल्दी पकड़ लें तो शायद उनको लगता है कि पाकिस्तान की बैकबोन को हम ब्रेक करने में कामयाब हो सकते हैं। तो जो बाबर आजम के ऊपर जो उन्होंने वर्कआउट किया है वो बड़ा शानदार किया। आप देखें, बाबर आजम का हर प्लेयर की कोई ना कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस तो होती है, बाबर आजम की भी कुछ वीकनेसेस जरूर हैं और उन्होंने उसी वीकनेसेस को जो है वो एड्रेस किया। हम देखते हैं कि जब वो अंदर वाली जो तेज बॉल अंदर आता है तो बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं। तो इस बार भी मैं यही देखता आ रहा हूँ कि पर्थ हो या मेलबर्न हो, जब भी उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ अपने कोई भी बॉलर को उतारा, उन्होंने पहले 3-4 आउट स्विंग्स किए हैं और उसके बाद एक अच्छा बॉल अंदर इन स्विंग किया तो वहां पर बाबर आजम फंस जाते हैं। तो यहाँ से नजर आता है कि उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ बड़ी जबरदस्त प्लानिंग जरूर की हुई थी। लेकिन जहां तक, अच्छा वो बकर, एक और चीज़ और बताइए, ये जो मोहम्मद हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमने सुनी, उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, उन्होंने जो थर्ड अंपायर के फैसले के ऊपर काफ़ी बात की।
उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल कहा, खास तौर पर मिचेल मार्श का आउट ना देना, और उसी तरह फिर वो बड़ा क्रूशल था। चले कैचेस तो अपनी जगह पे खड़े होते हैं, फिर इसी तरह मोहम्मद रिजवान का आउट, अभी तक वो कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये एक समझ लें कि कैसी कंटेंशन बना हुआ है कि सब इस पे बात करें कि वो आउट नहीं था। तो इस हवाले से आप उधर मौजूद हैं, तो इस पे क्या बात हो रही है? देखिए, अगर आप उसको दोबारा देखें तो आपको नजर आता है कि जो रिजवान का ग्लव्स का जो अपर आर्म था, जिसको हम रिस्ट बैंड भी कहते हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बॉल लग के स्किट हुआ है। जरूरी नहीं है कि उसको क्लियरली बॉल लगे तो आप आउट देते हैं। अगर अगर उस क्योंकि वो हिस्सा है, अगर आप उसको बॉल किस करके भी निकल जाती है तो वो आउट है। तो यहाँ पर दो राय जरूर है। बहुत बड़ा तबका ऑजीज, कल हमारे साथ एक्स क्रिकेटर्स भी यहाँ पर बैठे हुए थे, रिकी पॉन्टिंग थे, जस्टिन लैंगर थे, उनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया बॉक्स के अंदर बात हुई तो उनका भी यही कहना था, बॉल कहीं ना कहीं किस करके जरूर गई है ग्लव को, तो ये आउट ही दिया जाता है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप मोहम्मद हफीज, तो वो उन्होंने तो पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल की, और उससे पहले जो पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई, शिकस्त का मलबा जो है वो रिजवान के आउट को करार दिया है। अच्छा सर, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, आप ऑब्वियसली मैच रेफरी के तौर पे भी कमेंटेटर भी रहे हैं, कि अब वो जो रिस्ट बैंड है, अब कई बैटर जो हैं हम देखते हैं वो लंबा भी पहनते हैं, उसी के साथ कनेक्टेड होता है। तो कल से हम जितने, मेरी भी काफ़ी प्लेयर से बात हुई, क्रिकेटर से बात हुई, सबका कहना था कि वो जो बैंड है वो ग्लव का पार्ट नहीं है, और आईसीसी की जो है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि रिस्ट बैंड के वाले से ग्लव के तो मेंशन है, रिस्ट बैंड का मेंशन नहीं है। और फिर जब ऑन फील्ड अंपायर जो है वो भी उसको नॉट आउट दे रहा है और बेनिफिट डाउट की बात की जाती है, हमेशा बैटर को जाता है, तो डोंट यू थिंक सो कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये डिसीजन गलत था? आई थिंक इस पर ना डिफरेंट राय है। अगर आप साइमन टॉफल, जो बहुत ही ज़बरदस्त अंपायर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो जब थर्ड अंपायर के पास मौजूद है और उसने बार बार उसको देखा और उसके बाद जो उन्होंने डिसीजन दिया, वो जो अभी आपने बात की ना कि वो रिस्ट बैंड और ग्लव्स जो है ना, दे बिकम द पार्ट ऑफ द हैंड। तो अब अगर बॉल किस चीज को किस किया है, वो आया रिस्ट बैंड को किया है या पार्ट ऑफ द ग्लव है। अब ये जो डाउट था ना, वो टीवी अंपायर के जहन में भी था। तो जब उसने डिसीजन दिया ना, तो उसने उस जो रिस्ट बैंड को ना, वो पार्ट ऑफ द ग्लव जो था ना, उसने उसको लिया। तो आई थिंक ये बड़ा ही एक ऐसा डिसीजन था which has totally changed the whole complexion of the game. 98 रन रह गए थे, 5 विकेटें थी हमारे पास। और जिस तरह मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे ना, आई मीन वो बड़ा स्ट्राइक कर रहे थे, रन्स कर रहे थे, वो सिंगल भी बना रहे थे, डबल भी कर रहे थे, जहां उनको मौका मिलता था चौका भी मार रहे थे। तो ये प्रेशर बिल्ड कर रहा था। आप देखें कि जब ये रिव्यू लेना था ना, तो मैट कमिंस जो थे ना, पैट कमिंस वाज नॉट इन कंफर्टेबल, रिलक्टेंट थे, काफी रिलक्टेंट थे बड़ी। उन्होंने लास्ट 2-3 सेकंड में ना उन्होंने टी बनाया कि जी मैं रिव्यू लेता हूं। तो आई थिंक दैट डिसीजन व्हिच हैज गॉन इन द फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट हैज चेंज्ड द होल मैच। और इसके आप देखेंगे पाकिस्तान 15 के 20 रन में जो है ना वो। अच्छा सर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। पहले क्रिकेट में बोला जाता है और सब इस पे मानते हैं कि आपने मैचेस जीतने के लिए 20 आउट करने हैं, उसके बगैर आप नहीं जीत सकते। और लास्ट जो 3-4 सीरीज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेला, हम 20 आउट कर ही नहीं पाते थे टेस्ट मैच में, चाहे बड़े बड़े बॉलर भी थे। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि हमने 20 आउट भी कर दिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनस आ गया स्पिनर, हमारे बैटर के ऊपर, कि वो क्या करते। स्टार्ट में सब बैटर का जानूंगा, लेकिन स्टार्ट मैं बाबर आजम से करना चाहूँगा। ओडीआई में है हमारा नंबर 1 बैटर। इस साल ऑलमोस्ट उन्होंने जितनी भी इनिंग्स 15-16 इनिंग्स खेली हैं, वो कोई 50 नहीं बना पाए, 22 की उनकी एवरेज रही। अब आपके ख्याल में क्या लगता है, पहले वो आउट हो रहे थे, हमने देखा वर्ल्ड कप के अंदर शॉर्ट बॉल के ऊपर वो मिड विकेट पे आउट होते थे, उससे पहले वो एक साल लेग ब्रेक पे, बॉलर पे, गुगली पे आउट होते थे, अब ये आउट स्विंगर पे आउट होते थे। पहले मैच में दोनों आउट स्विंग पे हुए, अब उन्होंने अपने बैट को जरा टिल्ट किया, तिरछा किया कि एज लग के मैं पीछे ना जाऊं, उन्होंने एक्सपोज इन स्विंगर पे करना शुरू कर दिया। तो इतना बड़ा बैटर इस चीज पे आप कैसे फंसता देखते हैं? अच्छा इरफान, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपने बहुत ही उम्दा तरीके से ना बाबर की परफॉर्मेंस का भी जिक्र किया, उसकी टेक्निकल एबिलिटी का भी जिक्र किया है। तो जहाँ तक एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, बाबर जो है ना, वो पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एब्सोल्युटली। मतलब हर बंदा ये कहेगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है ना, वो हमेशा
किस पर वर्क करती है, वो पहला जो आपका मेन बैट्समैन होता है ना, जो पर attack चैंपियन करता है। बैट्समैन होता है, उस पर हमला करती है। ऐसे ही वो हमला करने का उनका मकसद क्या होता है? वो होता है कि अगर हमने आपके टॉप प्लेयर को हमने सीरीज में फेल कर दिया ना, तो जो बैंक करता है ना दूसरे प्लेयर्स, वो उसके आउट होने की वजह से और भी घबरा जाएंगे, और विच दे हैव डन इट। और अभी आपने कहा कि उसकी बैट का जो एंगल है, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस जो है ना, वो आपको फ्रंट फुट पर आने के लिए इतना टाइम नहीं देती। अगर आप फ्रंट फुट पर आए हुए हैं ना, तो बॉल का जो बाउंस है ना, वो आपको तंग करेगा जी। और आप उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। अगर आप बैकफुट टेक्निक से खेलते हैं तो हमारी जो पिचेस हैं, आप देखें पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस में अगर देख लें या वनडे में देख लें, तो हम तो पूरी आंखें बंद करके आगे चले ऐसे जाते ही हैं। है। और उसके बाद उनको ये पता था कि हमने पर्थ में, क्योंकि स्टीप बाउंस की वजह से इसको अपने बैकफुट पर रखा है, और वो बैकफुट की वजह से दोनों दफा कॉट बिहाइंड हुआ है। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही। नाउ इट इज अ टाइम कि अब इसको आगे बॉल किया जाए। और वो आउट स्विंगर का वेट कर रहा था, इन स्विंगर डाल एग्जैक्टली। अब आप देखें उनके बल्ले का जो एंगल है उसमें गैप था। जी। इट मींस कि वो बल्ला जो था ना, वो पीछे से नहीं आया, वो थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप सिप से से आया। आया, यस। वो बॉल, अगर आप कमिंस का जो बॉल था जिस पर वो बोल्ड हुए हैं, अगर आप देखें तो आइडेंटिकल हेजलवुड ने भी वही बॉल की। वही सेम बॉल की, बिल्कुल ऐसे तो ही आई है। थिंक कि बाबर आजम इज सच अ गुड प्लेयर कि यहाँ पर वो एनालिसिस से बैठे। और मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक तारीख का आपको छोटा सा, मैं अभी जरूर जानना चाहूंगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के हवाले से। जी सर, आपको वाकया सुनाना चाह रहे थे। इरफान, ये पाकिस्तान, ये ऑस्ट्रेलिया, और आपने ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े प्लेयर का नाम है ग्रेग चैपल। जी। ही वाज स्ट्रगलिंग टू परफॉर्म ना, रन्स नहीं हो रहे थे। 5 मैचेस में उन्होंने 0 किया था। तो उन्होंने लाइव डक जो थी ना, छठी इनिंग में, वो ग्राउंड में फेंक दी क्राउड ने। अच्छा। क्योंकि उस जमाने में आप देखें कि जो डक बन के आती थी। बाबा पैं 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 करके जाती थी। तो ही वाज इन ए टेरिबल स्टेट ऑफ माइंड, ग्रेग चैपल। तो डेनिस लिली ने उनको कहा कि ग्रेगी, आई नो योर प्रॉब्लम, कैन वी हैव ए वन टू वन सेशन? तो ग्रेग चैपल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अगले दिन वो ना मैच से पहले वो उसको लेके चले गए नेट्स पर। अच्छा। और उसी एंगल पर बॉल किया जहां पर ग्रेग जो ना 3 के 4 दफा आउट हुआ था, स्क्वेयर लेग की तरफ खेलते हुए, बिल्कुल अंपायर के पास कैच हो जाता। बिल्कुल ठीक। डेनिस लिली ने ऑलमोस्ट 2 दिन के सेशन में ना उसको वहां पर कोई 200 300 बॉल जो है ना वो करवाए। वाह। और वो बजाय अब ऊंचा खेलने के ना, वो बॉल जो है ना वो नेट के नीचे लगना शुरू हो गया। इट मींस कि उसकी जो वो गलती थी ना, उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया जी। और वो टाइमिंग जो थी ना वो वापस आ गई। एंड बिलीव इट इरफान, इन द सेकंड गेम, इन द नेक्स्ट मैच ही स्कोर्ड 124। वाह। और इसमें मैं पुजारा का एक सुन रहा था बयान, जो इंडियन प्लेयर हैं, वो कहते हैं कि एक बैटर को, ये क्योंकि बैटिंग प्योरली प्रैक्टिस है, तो कह रहे कम से कम उसको 5000 बॉल्स खेलनी चाहिए। अगर वो 5000 बॉल्स डेली खेलता है तो वो फिर अपनी टाइमिंग, मोमेंटम सब कुछ मेंटेन कर सकता है। अबू बकर, आपकी तरफ बढ़ते हैं जी। अबू बकर, आप बताइए एक तो प्लेयर के हवाले से कि अब उनके किस कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं, और दूसरा ये बताइए कि अब जो सिडनी में मैच होना है तो कंपैरेटिवली वो पाकिस्तानी कंडीशन से सिमिलर है, और उधर बॉल थोड़ा स्पिनर के लिए भी बेनिफिशियल रहता है, बॉल स्पिन भी करता है, और बैटर के लिए भी बेहतर है कि थोड़ा सा लो बाउंस है कंपैरेटिवली। तो आपके ख्याल में कोई चेंजिंग एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रही है थिंक टैंक, या अभी वो फिलहाल उसी शौक में है जो मैच हारे? देखिए, बिल्कुल चेंजिंग के हवाले से बातचीत तो हो रही है। टीम के डगआउट में भी ये बात हो रही है, टीम होटल में भी तमाम जब लोग इकट्ठे हुए हैं तो वहाँ पर जो हमारे ज़राए बताते हैं कि 1 से 2 चेंजिंग जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं सिडनी के अंदर। अगर तो वहाँ पर विकेट को दे के फैसले किया जाएगा। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टर्निंग विकेट हुई तो फिर पाकिस्तान एक स्पिनर को मैदान में उतार सकता है। लेकिन अगर टर्निंग विकेट ना हुई तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान सेम 4 फास्ट बॉलर के साथ जो है वो मैदान में उतरे। लेकिन ओपनिंग के हवाले से ज़रूर जो है वो तशवीश का इजहार किया जा रहा है, ख़ासकर इमामुल हक की, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है। तो हमारे पास जो दूसरे ओपनर हैं वो साइम अयूब की शक्ल में है। यकीनी तौर पर यंग हैं, लेकिन उस तरह का टैलेंट उनके पास है जिस तरह बाबर आजम का था।
जिस तरह बाबर आजम ने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया था, इसी तरह साइम अयूब भी जो निचली क्रिकेट है उसके अंदर परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। तो उनको हो सकता है कि बल्कि 90% ज़्यादा चांसेस हैं कि साइम अयूब को सिडनी टेस्ट के अंदर बतौर ओपनर जो है वो आजमाया जाएगा और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग करेंगे। लेकिन स्लिप की जो प्रैक्टिस है वो अब सोचा जा रहा है कि बाबर आजम को जो खासकर स्लिप की जिम्मेदारी जो है फर्स्ट स्लिप की बाबर आजम को दी जाए और उनके साथ सलमान अली आगा। हालांकि अब्दुल्ला शफीक नो डाउट अच्छे फील्डर हैं, उन्होंने पास्ट में भी पाकिस्तान के लिए स्लिप के अंदर फील्डिंग की है, लेकिन जिस तरह का उनका बैड पैच चल रहा है खासकर स्लिप के अंदर और फील्डिंग के लिहाज से, तो हो सकता है कि उनको स्लिप से निकाल के किसी और पोजीशन पे खड़ा किया जाए और बाबर आजम को अब फर्स्ट स्लिप की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो एक चेंजिंग अगर हम ओवरऑल देखें तो नजर आ रही है कि साइम अयूब को तो यकीनी तौर पे टीम में ऐड किया जाएगा। तीसरे टेस्ट के अंदर सीरीज हम हार चुके हैं, गंवाने को कुछ नहीं है, हासिल वसूल सिर्फ एक ही है कि हम सिडनी टेस्ट मैच जीतें। लेकिन कौन बिल्कुल। अच्छा सर, बैटिंग में और बॉलिंग में कहा जाता है कि एक मे बी बाय चांस आपको अच्छा दिन है, रन्स कर जाते हैं, बुरा दिन एक अच्छी बॉल पड़ जाए आप आउट हो सकते हैं। बॉलिंग में भी ऐसा हो जाता है कि अच्छी बॉल पे शॉट लग जाती है। फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है क्रिकेट में बोला जाता है कि वो आपके कंट्रोल में होती है। कैचेस छूटते भी हैं, ये भी हम देखते हैं, बट 90% या 95% ये आपकी एक वाइड चीज़ है जो आप एक प्लेयर खुद कर सकता है। अब उसका जो मंत्रा है, जो प्रिंसिपल है, वो बड़ा सिंपल है कि प्रैक्टिस। अब आप टेस्ट क्रिकेट अगर खेल रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि इमरान भट्ट अभी 1.5-2 साल पहले टीम के साथ कोई अप्रोक्सीमेटली 1 साल से ज़्यादा खेले, वो अपनी सिर्फ फील्डिंग की वजह से टीम में जगह बनाई रखी, क्योंकि जो खूबसूरत वो कैचेस करते थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट जगह और आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, तो आपको यही नहीं मालूम था थिंक टैंक को। तो मैं अब्दुल्ला शफीक पे तो बाद में ब्लेम डालूंगा कि वो आया, उसने क्या अपनी प्रैक्टिस की। टीम थिंक टैंक को क्यों नहीं मालूम था कि हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है? तो उसके वाले से क्या कहेंगे, कैसे करना चाहिए था? इरफान, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका फील्डिंग कोच है ना, उसको ये पता हो कि मेरे कौन से स्पेशलिस्ट स्लिप फील्डर है, और वो उसी तरीके से ना उनकी प्रैक्टिस जो है ना वो उस तरह ही नर्चर करता है, उसी तरह उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। और मैक्सिमम कैचेस जो है ना स्लिप के, वो आप तभी करते हैं जब आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस टोटली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। बाउंस भी है, पेस भी है, बॉल हाइट पर भी जाता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी स्लिप फील्डिंग जो है ना इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आप एक तो बहुत पीछे खड़े होते हैं और आपको पता है कि बॉल की हाइट जो है ना वो बड़ा कंफर्टेबल आएगी। यस, तो अब ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्लेयर्स के, जो कि अभी आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की, नो डाउट इज अ वेरी गुड फील्डर, उन्होंने अच्छे कैचेस किए हुए हैं, मगर देखा गया है कि सलमान अली आगा हैज बीन अ मोर एफिशिएंट फील्डर इन द स्लिप देन एनीबॉडी एल्स। अब जैसे उन्होंने बात की है कि बाबर आजम जो है उसका भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, पोजीशनिंग बड़ी अच्छी होती है, स्लिप के कैचेस वो बड़े अच्छे ले सकता है। तो अगर ये चेंज वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ये चेंज बेहतर होगी और हम इन 2 स्पेशलिस्ट फील्डर के साथ हम सिडनी का टेस्ट मैच जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसा मजायका नहीं कि वो अब्दुल्ला शफीक को बाहर जो वो ले आए। बाकी मेरा जो बात करने का मकसद है कि सिडनी का टेस्ट प्रोबेबली अबू बकर आपको सही बता सकते हैं कि वहाँ पर जो लास्ट 2 या 3 मैचेस जो हुए हैं, तो वहाँ पर जो स्टेट की टीम की फॉर्मेशन थी उसमें क्या स्पिनर्स का जो रोल था वो इम्पोर्टेंट था? क्या उन्होंने एग्जीक्यूट किया? क्या विकेटें ली? या वहाँ पर भी सिडनी की पिच जो है वो पेस बॉलर्स को हेल्प करती रही? आई थिंक अबू बकर वुड बी इन अ गुड पोजीशन टू अबू बकर, ये सर जिस तरह बात कर रहे हैं अजहर खान साहब, इसके वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उधर क्या सूरत हाल रही? अबू बकर, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी इरफान जी, सवाल दोबारा रिपीट करिएगा प्लीज। जी, वो अबू बकर, मैं ये कह रहा था कि आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और 2 टेस्ट मैच तो हो चुके हैं, अब 3rd टेस्ट मैच सिडनी में होना है, तो इस मैच के से पहले 2 या 3 या जितने भी मैचेस हुए हैं सिडनी में, तो आपको ये महसूस हुआ, वहाँ पर आपने कोई न्यूज़ पढ़ी कि वहाँ पर जो स्टेट्स की फॉर्मेशन ऑफ द टीम है, कॉम्बिनेशन है, उसमें स्पिनर्स का रोल नुमाया था या उन्होंने अपने फास्ट बॉलर पर ही बैंक किया? देखें सर, मेलबर्न के अंदर भी जब पाकिस्तान टीम यहाँ पर पहुंची थी तो इनको इंतजार था कि हम यहाँ पर विकेट देख के फैसला करें कि हमने क्या फाइनल 11 खिलानी है। और सिडनी में भी अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन है
मैच डे से एक रोज कबल जो पाकिस्तान ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जाकर करना है, तो पाकिस्तान का डगआउट तो यही सोच रहा है कि स्पिनर को खिलाने का फैसला सिर्फ तब किया जाएगा जब हम हतमी तौर पर विकेट देख लेंगे। लेकिन इस वक्त जो फाइनल फैसला ये कर लिया गया है, जो हमारे जराए ने अब से कुछ देर कबल भी कंफर्म किया है कि इमाम उल हक को तीसरे टेस्ट मैच के अंदर यकीनी तौर पर रेस्ट दिया जाएगा और उनकी जगह साइम अयूब पाकिस्तान की तरफ से तीसरे टेस्ट मैच में एक्शन में दिखाई देंगे बतौर ओपनर। तो अब साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक हमें बतौर ओपनर नजर आएंगे। लेकिन सिडनी की विकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो वो पर्थ और मेलबर्न की निस्बत काफी डिफरेंट है। मेलबर्न का इस वक्त वेदर अगर देखें तो इस वक्त हालांकि समर चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन शाम को अच्छी खासी हवा है और हवा के अंदर ठंडक है, जिसकी वजह से ग्राउंड में हमें नमी भी दिखाई देती है। लेकिन सिडनी का वेदर काफी गर्म है और वहां पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चौथे और पांचवें दिन की जो विकेट होगी उसके अंदर स्पिनर्स को खासी हेल्प मिल सकती है वेदर की वजह से, क्योंकि वहां पर जल्दी पैचेस बन सकते हैं। मेलबर्न के अंदर नमी की वजह से पैचेस हमें इतने ज्यादा दिखाई नहीं दिए, विकेट के अंदर नमी जरूर आई जिसकी वजह से बॉल बैठा, उसका वो बाउंस हमें जो है लो बाउंस दिखाई दिया। लेकिन सिडनी के अंदर हो सकता है कि जो स्पिनर्स हैं उनको मदद मिले खासकर चौथे और पांचवें दिन। तो पाकिस्तान का जो फैसला है वो यकीनी तौर पर विकेट देखने के बाद करेगा। अच्छा सर, अगर स्पिनर की बात करें तो ऑब्वियसली मेरा मानना ये है कि ऑस्ट्रेलियन हमसे बेहतर अपनी कंडीशन को जानते हैं। जी जी ठीक है। और हमने ये भी बात की कि अगर वो एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, चाहे वो पर्थ की बात कर लें चाहे मेलबर्न की बात कर रहे हैं, लेथन 9 उनका परमानेंट फीचर है रिगार्डलेस, और हर जगह वो करता है। और हमारा डिसीजन ये था कि अगर उनके 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और आप स्पिनर को रखना, अच्छा एक तो ये चले आपने नहीं रखा, इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि स्पिनर को मदद नहीं मिलनी इधर, तो फिर अगर आपकी ये स्टेट ऑफ माइंड थी तो फिर सलमान अली आगा इतने ओवर करते हुए क्यों दिखाई देख रहे हैं? कहीं ये प्रेशर तो नहीं आपके माइंड में जो आपने पर्थ के अंदर स्लो ओवर रेट की वजह से अपने 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट गवा दिए? इस हवाले से कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर साजिद खान को आपने बुलाया था, हाँ स्पेशल बुलाया और वो बेचारा इतनी लंबी ट्रैवल करके वो पहुंचा भी है एंड ही वाज अवेलेबल टू प्ले एट MCG, तो इसका ये मतलब है कि जब पिच देखी गई तो टीम मैनेजमेंट ने और कैप्टन ने ये सोचा कि यहाँ पर हमारे लिए एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना अपार्ट फ्रॉम सलमान अली आगा मुश्किल है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आपके पास आई डोंट नो क्या व्हाट इज़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ इब्रार अहमद, वो अभी तक नहीं है। हाँ, वो अभी तक कहा जा रहा है कि मुश्किल है उनका, मुश्किल है। अब साजिद खान रह जाता है, तो नुमान तो वैसे वापस आ चुके हैं। बात की है वो, मैं फिर वही कहूँगा कि जो टीम है जब वो सिडनी पर पहुंचती है और वो देखती है पिच को, तो पिच की जो फॉर्मेशन है या पिच जिस तरह बनी है उसमें टॉप जो है क्या हार्ड है, क्या बहुत प्लेसिड है, क्या उसमें बाउंस आपको नजर आ रहा है या उसमें स्लगिशनेस नजर आ रही है, डिसकलर नजर आ रहा है कि पता चलेगा कि बॉल फंस रहा है, बॉल ग्रिप कर रहा है, बॉल ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे मौकों पर तेज बॉलर और लिथल हो जाते हैं इरफान, क्योंकि जब बॉल अप एंड डाउन हो रहा हो और अगर स्पिनर को हेल्प मिल रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ग्रूव आपको नजर आ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर जो है वो आपको नजर आ रही है। तो वहां पर जो सीम पड़ती है बॉल की उस एरिया में जहां से बॉल स्पिन कर रहा है, वो फास्ट बॉलर के लिए और मुश्किल बन जाती है बैटर के लिए। अच्छा, एक 2 चीज़ें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस जरूर मैं क्लोजिंग से पहले चाहूँगा आपसे राय ली जाए। एक तो ये है कि कुछ बॉलर्स या बैटर ऐसे होते हैं जो कंडीशन वाइज परफॉर्म करते हैं, जिसकी प्राइम एग्जांपल अगर मीर हमजा को देखें तो उसने यूएई के अंदर अपना डेब्यू किया, पाकिस्तान में मैच खेले, बहुत एवरेज बॉलर नज़र आए। जैसे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आए तो हमें इंटायरली डिफरेंट बॉलर नज़र आए। जहाँ उनको थोड़ी सी सीम स्विंग मिली, उसने बताया कि मेरे पास ये एबिलिटी है और वो एक टोटली इंटायरली डिफरेंट बॉलर नज़र आए। इसी के साथ हसन अली की बात करें तो पहले इनिंग्स में थोड़ा बेहतर थे, ग्रेजुअली हमें बिल्कुल वो नज़र आया कि पेस उनका वैसे ही 5-10 नॉच ड्रॉप कर गया और सीम स्विंग भी ऐसा सच नहीं थी। इसी तरह इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बैटर की बात करें, इमाम उल हक की बात कर लेते हैं या 1-2 और बैटर की अगर बात करें तो ये एशियन कंडीशन में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, टाइम भी लेते हैं, शॉट्स भी खेलते हैं। और इस तरह ये भी 16 में से 12 दफ़ा पिछले 2-3 मंथ के अंदर शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुए। टेस्ट में इनके पास मार्जिन है, ये लीव कर देते हैं, बॉल को डक कर देते हैं, बट दूसरी शॉट्स के ऊपर फंसना शुरू हो गए हैं। तो जब एज ए बैटर आप इतना क्लियर एविडेंट हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, तो बॉलर के पास लेवरेज ज़्यादा आ जाता है। वो कहता है अगर ये विकेट पे खड़ा भी हो तो हमें हार्म नहीं पहुंचा रहा, तो हम इसे किसी ना किसी जगह पे आउट कर लेंगे। तो मैं तो खैर पहले ही एडवोकेट था कि आपको एक ऐसे बैटर के साथ जाना चाहिए जो अटैक करता, जो कि साइम अयूब था।
तो आपके ख्याल में जैसे अबू बकर ने भी कंफर्म किया कि ये चेंजिंग तो एटलीस्ट होने जा रही है, इस हवाले से कैसे देखते हैं? आई थिंक कि अगर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और कैप्टन जो है वो साइम अयूब पर रिलाई करेंगे और उसको थर्ड टेस्ट मैच जो सिडनी में वो खिलाएंगे, तो उस बच्चे के लिए ना कॉन्फिडेंस इनकैलकुलेट करना उसके माइंड में कि भाई दिस इज नॉट योर फर्स्ट एंड योर लास्ट मैच, यस, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर फ्यूचर कॉम्पिटिशन प्लानिंग में, और गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। अब ही इज गोइंग टू गो अगेंस्ट द पेस विच इज नॉट, ही इज नॉट यूज्ड टू इट। वो टेस्ट मैचेस में ऐसी पेस और बाउंस को वो पहले नहीं खेला, तो अगर अब वो आउट हो जाता है बाय प्लेइंग हिज शॉट, तो इसका ये मतलब है कि टीम मैनेजमेंट ने जो लीवरेज दिया है या जो उसके ऊपर बैंक कर रही है, अगर वो उसकी वजह से जल्दी आउट हो जाता है, तो फॉर गॉड सेक डोंट प्ले विद हिज करियर, कीप हिम इन द टीम। अगर वो 11 में आया है तो ही हैज कम बैक ओनली बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, अपनी एबिलिटी, अपनी इंस्टिंक्ट, अपना वो जो एक सेल्फ बिलीव होता है, नेवर डाई एटीट्यूड। तो उसके लिए स्टिल आई फील कि अगर उस बच्चे पर आप बैंक कर रहे हैं तो प्लीज गिव हिम एटलीस्ट 8 to 10 टेस्ट इनिंग्स, ताकि वो अगर परफॉर्म करे तो फिर उसका कॉन्फिडेंस जो है वो आगे जाकर आपकी टीम को बहुत फायदा दे सकता है। अच्छा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हमने अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई भी ऐसा बैटर या कोई प्लेयर नहीं देखा जिसमें कामरान गुलाम की बात करें, उमैर बिन यूसुफ था, इन्होंने बड़े रन्स किए, उसने तो 37 ईयर का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ये बेचारे टीम में सेलेक्ट हुए विदाउट प्लेइंग एनी मैच, दे वर आउट फ्रॉम द स्क्वाड। तो ये एक लड़के को ख़राब करने में, या वो बेचारा दोबारा वो सोचता है कि मैंने इतने रन्स बना दिए, अब दोबारा हर सीज़न में इतने रन्स तो बनने नहीं है, और जब नहीं बनेंगे तो आप कहेंगे कि आपने तो परफॉर्म नहीं किया इस सीज़न में। तो ये एक प्लेयर को बनाने में या ख़राब करने में बड़ी एक मेरा ख्याल है वाइटल चीज़ है। अच्छा, एक मैं लास्टली आपसे 2 चीज़ें मैं बड़ी क्विकली जानना चाहूँगा। एक मिनट अगर आपकी इस बात को देखें, टेस्ट क्रिकेट इज नॉट अ प्लेस टू नर्चर एंड टू ग्रूम, इट इज अ प्लेस where you are going to perform, you have to perform जी। अगर मैं 11 प्लेयरों में, अगर मेरे पास 2 या 3 ऐसे प्लेयर हैं कि जी हम उसको डेवलप कर रहे हैं, उसकी टेक्निक को हम सही कर रहे हैं, टेस्ट प्लेस इज नॉट द प्लेस। टेस्ट क्रिकेट इज अ टेस्ट ऑफ योर स्किल, योर टेम्परामेंट एंड योर डिटर्मिनेशन। ये नहीं है कि जी वो कट मारते हुए आउट हो गया, कोई बात नहीं, वो नर्चर कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, वो अगले मैच में कर लेगा। नो, अगर आपके टॉप प्लेयर्स 4 या 5 ये नहीं रन्स करेंगे तो देन योर टीम इज इन ट्रबल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, क्विकली 2 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। एक तो ये है कि दुनिया सारी की अगर हम बात करें तो जो एक सिस्टम होता है उसी को फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा डिपार्टमेंटल सिस्टम था, उसने सारे लेजेंड्स बनाए, इसी से हम वर्ल्ड कप भी जीते। उसको चेंज करके हमने रीजनल सिस्टम लेके आए, 6 टीमों के कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो हम 90% उन्हीं से चीज़ें देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं। उनका एक रणजी ट्रॉफी है, वही सिस्टम चल रहा है, उसको चेंज नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड का उनका काउंटी सिस्टम है। इधर अगर बात करें तो इनका वो जो इंग्लैंड का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का अपना सिस्टम है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ रीजन की तरफ चलते हैं, बट उनकी सक्सेस मिल रही है, छोटी आबादी है, पॉपुलेशन कम है, वो उसको कह रहे हैं। तो ये जो हमारा जो भी बोर्ड आता है, जो भी रजीम आती है, वो अपने माइंडसेट के साथ आके छेड़खानी करती है। ना हम इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं। अब 192 लड़के रहता है, अब उसका नुकसान जो मैं फ्यूचर में फोर्स ही कर रहा हूँ वो ये है कि लड़के अब बाहर जाना शुरू हो गए हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे, लिमिटेड 30 लड़कों को वो मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। डिपार्टमेंट के जो लड़के थे जिन्होंने आपको रिटेन किया वो 192 के एम्बिट के अंदर आ गए। तो एक तो कौन सा सिस्टम बेहतर है, और दूसरा जो इसके नुकसान नज़र आ रहे हैं स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, कोई जब चेयरमैन नहीं टिकता तो ऑब्वियसली नीचे भी कोई नहीं टिकता। तो इस हवाले से क्या राय है आपकी? बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की है। इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि 45 इयर्स पाकिस्तान की टीम क्रिकेट जो थी वो डिपार्टमेंट और रीजन पर मुहित थी जी। और हम उसी सिस्टम को लेकर आगे चल रहे थे। फिर सडनली पिछले 4-5 सालों में ये चेंज कर दिया गया और फिर आपकी प्रोविंशियल टीमें जो वो आ गई। उसके बाद फिर चेंज आई कि जी फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आ गई, रीजन क्रिकेट वापस आ गई और आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट वापस आ गई। अब मुझे ये बताएं कि जब एज ए क्रिकेटर मुझे यही नहीं पता कि अब आपने 80 ओवर्स पर मुहित कर दी फर्स्ट इनिंग। मुझे बताएं इरफान, आपने माशाल्लाह इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को फॉलो किया, आपको पता है क्या 80 ओवर्स है। सपोज आई एम अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मैं 5 या 4 पर या 6 पर खेलता हूँ, तो अगर मेरी बारी आती है जब ओवर ही 20-25 होंगे
तो मैं अपने आप को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नर्चर कर सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ, मेरा माइंडसेट जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। भाई ये कौन सा ये क्रिकेट है कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को 80 ओवर में मुहित कर दिया कि नहीं जी, लड़कों को पता चले कि उन्होंने तेज क्रिकेट कैसे खेलनी है, मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेलनी है। ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं है। और रिजल्ट ये है कि आप 4 दिन में मैच हार जाते हैं। एग्जैक्टली 4 दिन में पूरे नहीं खेलते आप। ये आपने बिल्कुल सही कहा, और आपकी बिल्कुल आपने अपने सवाल को खुद ही बड़े खूबसूरत तरीके से आपने इसको बयान कर दिया। तो भाई मेरे, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैंने सुबह उठना है तो जनाब मैंने 80 ओवर की गेम खेलनी है या टिल फिनिश खेलनी है। और एक जो ज्यादा डिबेट थी कि अंडर 19 के बच्चों को पहले पीजीएल का कॉन्सेप्ट आया, अब वो आ रहा है कि उनको T20 नहीं खेलने देना। एक जमाने में इरफान मियां, मैं आपको बताऊं कि कॉलेज की क्रिकेट 5-5 दिन की होती थी। आई हैव प्लेड गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस इस्लामिया कॉलेज, अ मैच इन कदाफी स्टेडियम, 5 days। बिल्कुल ऐसे ही फाइनल होता था डिग्री का। तो क्या बात करते हैं कि अगर आप अपने प्लेयर को यहीं पर नर्चर नहीं करेंगे, उसको तो पता चले कि ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज क्या होती है, सेशन टू सेशन मैंने किस तरह अपनी इनिंग को डेवलप करना है। आप बैठकर ये कहते नहीं जी, डायरेक्टर साहब ने ऑर्डर कर दिया कि 80 ओवर जो है वो पर इनिंग होने चाहिए। नो, वन मैन शो नहीं होना चाहिए, आपको सबको म्यूचुअली लेके जाना चाहिए। अब बकर लास्टली आपसे भी जाना चाहेंगे, एक चीज़ पॉजिटिव हमें अगर बात करें तो पॉजिटिव भी इस मैच में काफ़ी थे। बॉलर्स का आउट करना जैसे हमने बात की, चले हमने फील्डिंग के लैप्सेस देखे, बट ओवरऑल देखा कि बिट्स एंड पीसेस में हम कई जगह पे ग्रिप थी। कैप्टनसी के वाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि शान मसूद को लगा था, कई ये डिबेट होती थी कि जब बाबर ने खुद कहा कि मैंने टेस्ट की कैप्टनसी नहीं करनी, तो सरफराज को भी कहीं ना कहीं कहा गया कि आप करें, उन्होंने भी शायद इनकार किया। तो फिर ये कहा गया बली का बकरा बनाया जा रहा है शान मसूद को। तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी कैप्टनसी के वाले से, आप क्योंकि उधर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पहले एक पिछली बात चल रही थी आपके सिस्टम के हवाले से, मैं उसमें ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्कूल क्रिकेट है वो 40 ओवर्स की रखी गई है। वहाँ पर प्लेयर आप हम देख लेंगे, स्टार्क हो, पैट कमिंग्स हो या जोश हेजलवुड हो, वो सब यहाँ पर तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। वो T20 भी खेल रहे हैं, वो ODI भी खेल रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो फिट रहते हैं, उनकी बॉल के अंदर जान हमें दिखाई देती है, 140 प्लस सब जो है वो क्लिक कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो पेसर्स हैं उनकी दिन ब दिन पेस कम होती जा रही है। उसकी बड़ी रीज़न यही है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ ज़्यादा नहीं खेल रहे। शाहिन शाह अफरीदी हो या नसीम शाह हो, हम लोग सब लीग्स को, इवन हारिस राव, लीग्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को उतनी तरजीह नहीं देते। और ना ही मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो एथलीट्स हैं वो जिम पे इतना फोकस करते हैं जितना यहाँ पर फोकस किया जाता है। जहाँ तक आपने बात की है शान मसूद की देखें, पॉजिटिविटी वहाँ पर नजर आई है। वो एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी भी है, वो तमाम खिलाड़ियों को साथ लेके चल भी सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल भी है कप्तानी का। सिंध की तरफ से भी हमने देखा कि वो अच्छा लीड करते रहे हैं अपने डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर। तो ओवरऑल शान मसूद मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चॉइस है। जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं इस टेस्ट के अंदर वो भी बड़े ज़बरदस्त दिए। और जिस तरह देखिए, कप्तान के लिए ज़रूरी ये होता है, जो उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ऑस्ट्रेलिया आके, कि हम इंटेंट शो करेंगे, तो कप्तान की तरफ से इंटेंट कम से कम नजर आई है। और कल मोहम्मद हफीज ने भी यही बात की कि जो हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो शान मसूद ने खेली है, और उसका असर हमें इवन बाबर आजम की बैटिंग में नजर आया है मेलबर्न के अंदर। उन्होंने भी एक अच्छे 70 के तकरीबन स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट क्रिकेट के अंदर बैटिंग की है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि शान मसूद जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट के अंदर कम से कम फ्यूचर में आपको यही कप्तान नजर आएंगे। चलें, अल्लाह करे कि ये कप्तानी के हवाले से लास्ट रिमार्क्स आप देना चाहें। नहीं, बिल्कुल, ये अबू बकर ने सही बात की है कि अगर आपने बाबर को कैप्टन बनाया तो प्लीज कीप हिम फॉर एटलीस्ट 1.5 ईयर। शान को भी अब टाइम देना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये नहीं है कि वो इस टेस्ट सीरीज के बाद वो पता चले कि जी वो भी एटलीस्ट हमें लगता है कि 2-3 साल की क्रिकेट उनकी है, और एटलीस्ट वो रन उनको मिलना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, काफ़ी बातें थी, कोशिश करेंगे फ्यूचर में आपको दोबारा ज़हमत दें। अब अगर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। और अब ये होपफुली कोई 1-1.5 मंथ हमारा जो स्पोर्ट्स ऑन शो है ये सैटरडे संडे 4 PM को आपको देखने को मिलेगा। अभी तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।